कहानी के शुरुआत में कुछ फ्रेंड्स बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं। हम देख पाते हैं कि इस टाइम रात का सीन को दिखाया जा रहा था। वो सभी वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। सभी लोग एंजॉय करते करते इतना मगन हो जाते हैं कि उन्हें टाइम का पता ही नहीं चल रहा था कि कितनी रात हो गई है कि तभी उन्हें वहाँ पर एक बड़ी सी चीज मिलती है जिसका वो सभी मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, यह जाने बगैर कि आखिर वो चीज है क्या। मजाक मजाक में वे सभी उस चीज को तोड़ने लग जाते हैं। उन्हें तो यहाँ पर नहीं पता था कि उसके अंदर क्या चीज हो सकती है। उसे इग्नोर करते हैं। सभी दोस्त इतना ज्यादा एंजॉय कर लेने के बाद थक जाते हैं और सभी अपनी अपनी गाड़ियों में ही सो जाते हैं। और जब सुबह होती है तब सभी के आंखें एक एक करके खुलना शुरू होता है। उन्हीं में हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम मार्शा था। मार्शा की आंख खुलते ही उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। उसे वॉमिटिंग होने लगता है। उसे इस तरह से देखकर सभी को लगता है कि यह सब शायद कल रात की वजह से हो रहा है। लेकिन मार्शा को अंदर ही अंदर बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही थी कि तभी वहाँ की एक लड़की को सैंड के ऊपर कौवा बैठा हुआ दिखाई देता है कि तभी अचानक से सैंड उसे अपने अंदर लेने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा दलदल हो। उसे देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी दोस्त मार्शा से कहने लगती है कि अपनी पैर को सैंड पर मत रखना, वहाँ पर खतरा है। लेकिन इससे पहले मार्शा अपनी दोस्त की बात सुन पाती। वो सैंड पर पैर रख चुकी थी और अब उसका पैर भी सैंड के अंदर जाना शुरू हो जाता है। वो अपने पैर को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रह जाती है। वो अपने हाथ को यूज करके अपने पैर को बाहर निकालने वाली थी लेकिन उसका हाथ भी उसी सैंड में फंस जाते हैं। वो घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और अगर उसके दोस्त वहाँ पर आते तो वो भी फंस सकते थे। तो उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब मार्शा की हालत को देखते हुए गाड़ी में बैठा हुआ उसका एक दोस्त बाहर आता है। उसे सभी लोग मना करने लगते हैं लेकिन वो किसी की बात नहीं मानने वाला था और जैसे ही वो सैंड के ऊपर जाने लगता है तो अचानक से नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि वो अपने मुंह के बल गिरा था इसीलिए वो सैंड के साथ स्टिक हो जाता है। वो खुद को उठाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी फेस की स्किन तक सैंड से चिपक गई थी। उसकी बॉडी को सैंड ने काफी जख्मी कर दिया था। उसके दोस्त गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगते हैं ताकि वो अपने दोस्त को ऊपर की तरफ खींचने में कामयाब रहें, लेकिन पता चलता है कि गाड़ी ही नहीं स्टार्ट हो रही थी। तभी टावर पर बैठा हुआ उसका एक और दोस्त उसके तरफ एक रस्सी फेंकता है लेकिन अब वो लड़का उस हालत में नहीं था कि वो उस रस्सी को पकड़ सके। सभी लोग देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी सैंड के अंदर चली जाती है। उसे ऐसी हालत में देखकर सभी काफी उदास हो जाते हैं। अब यहाँ पर बचे हुए सभी लोग काफी डर जाते हैं और प्लान करने लग जाते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम सभी मारे जाने वाले हैं। अब जो लड़का गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था उसका नाम जोनाह था। वो अपनी गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा इस बार भी नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर एक हेल्दी सी आदमी को देखते हैं। वो एक ड्रम में बैठा हुआ था और सैंड के ऊपर से मूव करने लगता है। सभी लोग उसे देखकर कहने लगते हैं कि प्लीज तुम हिलना बंद कर दो क्योंकि अगर तुम नीचे गिर भी गए तो सैंड तुम्हें अपने अंदर खींच लेगा। उसकी बात सुनकर ड्रम वाला आदमी कहने लगता है कि तुम सभी मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अब क्योंकि यहाँ पर जो भी घटना हुआ था उसने अपने आंखों से नहीं देखा था क्योंकि वो सो रहा था। उसे जब दर्द होने लगता है तो वो मूव करने लग जाता है। तब वो लड़का कहने लगता है कि अगले 2 घंटे में हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई आ रहा है क्योंकि हमने कॉल लगा दी है। उसकी बात सुनकर वो मोटा सा आदमी मान जाता है जबकि ऐसा तो कोई बात नहीं थी। कोई भी हेल्प करने नहीं आने वाला था। सब लोग यहाँ पर स्टक हो चुके थे। वहीं पर मार्शा की दोस्त कहने लगती है हम सभी ने कल इसी बीच पर तो पार्टी की हुई थी तो उस समय ये सैंड तो हमें कुछ नहीं कर रही थी और यहाँ पर बाकी के लोग थे वो सभी कहाँ चले गए। और यहाँ पर सभी लोग गेस कर लेते हैं कि वे सभी लोग उसी रेत के अंदर चले गए हैं और ये सभी अब तक अंदर नहीं गए क्योंकि ये लोग अपने अपने कार्स में थे या फिर किसी ऊंची जगह पर। इतनी देर में वो हेल्दी आदमी फिर से जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि मुझे बहुत ज्यादा धूप लग रही है। इसीलिए उसका दोस्त उसके तरफ सनस्क्रीन फेंकता है और कहता है कि तुम इसे लगा लो, तुम्हें थोड़ा रिलैक्स फील होगा। सनस्क्रीन लगाने पर उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है। तभी उन सभी की नजर उस चीज पर जाती है जो कल रात को उन्हें मिली हुई थी जिसे इन्होंने उसे काफी बुरी तरह से डैमेज कर दिया था। अब क्योंकि रात थी इसीलिए पता नहीं चल रहा था कि वो बड़ी सी चीज एक एक था जिसे इन्होंने तोड़कर डैमेज करके बहुत ही बड़ी गलती कर रखी है। अब क्योंकि वो एक टूट कर 2 टुकड़े हो चुके थे यानी जो उसमें कोई भी चीज थी यकीनन अब वो बाहर आ चुकी है और हो सकता है कि जो उस एक से बाहर निकला है शायद वही इस सैंड में रहती हो और वही इन सभी को अंदर लेकर जा रही है। हम देखते हैं कि मार्शा की दोस्त सैंड के ऊपर कोई चीज फेंकती है तो सैंड उसे भी अपने अंदर ले लेती है और यहाँ पर इन्हें पता चल जाता है कि वो जो कोई भी क्रिएचर है वो सैंड के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पर यह सब ऐसे देखते हुए जोनाह कहता है कि हम इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकते, हमें खुद ही कुछ स्टेप लेकर करना होगा। वो एक स्केट बोर्ड को उठाता है और उसके जरिए पास में रखा हुआ टेबल तक जाने की कोशिश करने लगता है। वो बड़ी ही आराम से उस पर चलने तो लगता है लेकिन जैसे ही टेबल तक पहुँचता है तो उसकी बोट स्लिप होने लग जाता है और उसके पैर भी स्लिप होने की वजह से वो सैंड बहुत ही पास आ जाता है कि तभी सैंड के अंदर से कोई चीज निकल कर बाहर आती है और उसके पेट के साथ टच होने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर जोनाह बिल्कुल भी घबराए बिना फौरन टेबल के ऊपर आ जाता है जहाँ पर एक बैग रखा था उसमें कुछ स्नैक्स थे। उसे उसी बैग में से एक बनाना मिलता है लेकिन जब वो उसे खाता है तो उसे भी वॉमिटिंग हो जाती है और जब वो अपने पेट को देखता है तो वहाँ पर तो बहुत सारे जख्म से भरे होते हैं। सभी लोग उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत घबरा जाते हैं लेकिन जोनाह सबसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं अभी ठीक हूँ, तुम सभी अपनी सेफ्टी के बारे में सोचो। सभी की प्यास बुझाने के लिए जोनाह उनकी तरफ ड्रिंक्स को फेंकता है लेकिन तभी उसके पेट में
में दर्द होने लग जाता है और उसके जख्म के अंदर से खून आने लगता है। तब उसके दोस्त यह देखकर बहुत उदास हो जाती है और वो रोने लग जाती है। तब जोनाह उसे कहता है कि तुम रो मत, हम सब स्ट्रांग है ना। यह कहकर वो वहीं पर लेट जाता है। तभी गाड़ी में बैठी हुई एक लड़की उनसे कहती है कि हम सभी के मोबाइल फोन्स गाड़ी की डिग्गी में हैं, इसीलिए हमें कुछ न कुछ करके उसे लेने होगा ताकि हम अपनी मदद मंगा सके। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे गाड़ी की डिग्गी को खोलना पॉसिबल ही नहीं था। तब एक लड़की कहती है मैं कोशिश करूंगी। तब वो जाकर गाड़ी की डिग्गी को खोलने लगती है लेकिन वो नहीं खुल रहा था। तब वो दूसरी तरफ जाती है। एक दूसरी लड़की उसे एक कपड़े का टुकड़ा पकड़ाती है ताकि वो कहीं सैंड की तरफ ना गिर जाए, लेकिन फिर वो गाड़ी की डिग्गी को सही से खोल नहीं पा रही थी। तब जोनाह की दोस्त उसे एक रॉड को पकड़ाते हुए कहती है कि इससे ट्राई करो और यहाँ पर फाइनली वो लड़की गाड़ी की डिग्गी को खोल ही लेती है। लेकिन तभी उन्हें दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। दरअसल वो वहाँ का सुपरवाइजर होता है, यानी बीच पेट्रोल्स सुपरवाइजर था। उन सभी की ध्यान उसकी तरफ चली जाती है। यहाँ पर जो लड़की डिग्गी को खोला था उसकी उंगलियां अचानक से उसी डिग्गी में फंस जाती हैं, यानी अब डिग्गी दोबारा से बंद हो चुकी थी। वो दर्द से चिल्लाने लग जाती है। इधर वो सभी सुपरवाइजर को अपने पास बुलाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सुपरवाइजर कहने लगता है कि आज के जनरेशन भी ना ड्रग्स लेकर पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करती रहती हैं। लेकिन वो सभी उसे बताते हैं कि हम सब मुश्किल में फंस चुके हैं। वो अपनी गाड़ी को उनकी तरफ लाता है और गाड़ी से उतरने लग जाता है। तब वो जोर जोर से चिल्लाकर उसे बताने लगते हैं कि प्लीज सैंड पर पैर मत रखना। लेकिन जब वो आदमी बाहर आता है तब ये सभी देखकर हैरान रह जाते हैं कि सैंड ने उसे कुछ भी नहीं किया हुआ था। सबसे पहले तो वो जोनाह के पास आया और उसके पेट को देखकर काफी हैरान हो जाता है कि ये सब किसने किया। उसके बाद वो उस हेल्दी आदमी को ड्रम से निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका वेट काफी ज्यादा था, इसीलिए वो अकेला ऐसा नहीं कर पाता और उनसे कहता है कि मैं कुछ देर में अपनी टीम को बुला लेता हूँ जो तुम लोगों को रेस्क्यू कर लेगी। लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। तब यहाँ पर जोनाह की दोस्त बताने की कोशिश करती है कि हमारी दोस्त की उंगलियां गाड़ी की डिग्गी में फंसी हुई हैं। सुपरवाइजर उसके पास तो जाता है लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं करता। यह देखकर जोनाह की दोस्त चिल्लाने लगती है। तब सुपरवाइजर उसके पास जाकर कहता है कि तुम मुझसे इतनी गर्म आवाज में क्यों बात कर रही हो, आखिर दिक्कत क्या है। तब वो उसे बताती है कि क्या आपको नहीं दिख रहा कि हम सभी कितना मुश्किल में हैं और हम सैंड पर नहीं आ सकते। पहले ही उसने हमारे दो दोस्तों को अपने अंदर निगल लिया है। उसकी बात सुनकर कहता है कि बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला था और ऐसी बात है तो मैं कौन सी सैंड पर खड़ा हूँ, तुम सभी फौरन से नीचे आओ। लेकिन जोनाह के दोस्त नीचे नहीं आ रहे थे क्योंकि वो काफी अच्छे से जानते थे कि उनकी जान जा सकती है। अब जब वे दोनों उसकी बात नहीं मानते तो सुपरवाइजर अपनी गन को निकाल लेता है और साथ ही साथ उसकी चाबियां भी गिर जाती हैं। यह देखकर सभी उससे कहते हैं कि नहीं, सैंड पर अपना हाथ मत रखिएगा, लेकिन वो उसकी बात कहाँ सुनने वाला था और जैसे ही वो अपनी चाबी को उठाने के लिए सैंड को छूता है तो सैंड उसके हाथ को भी स्टक कर लेती है। सुपरवाइजर के पास पेपर स्प्रे होता है जिससे वो सैंड पर स्प्रे करने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो क्रिएचर उसका आधा हाथ अपने साथ लेकर जा चुकी थी और सुपरवाइजर का हाथ कटकर अलग हो जाता है। उसके हाथ से खून ही खून निकलने लगा और वो चीखने चिल्लाने लगता है। यहाँ पर जोनाह की दोस्त दूर से ही उस पेपर स्प्रे को उठा लेती है ताकि शायद उसे कभी हराने में उसकी मदद आ सके। और बात थी सुपरवाइजर की तो बेचारा उसी रेत में गिरकर उसके अंदर चला जाता है और देखते ही देखते वो बेवजह मारा जाता है। अब ऊपर कैबिन में जोनाह की दोस्त अपने साथी से बात करने लगती है तो उन्हें समझ में आ जाता है कि सुपरवाइजर को इसलिए कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि उसके जूते मजबूत थे और उसके नीचे से टॉवेल्स के जैसे लग रहे थे, यानी फाइबर्स वाले। तब वो अपने साथियों से कहने लगते हैं कि इधर मेरे पास टॉवेल्स को फेंको, उसे हम अपने पैर पर बांधेंगे और यहाँ से निकल पाएंगे। जब उसके साथी उसकी तरफ टॉवेल्स को फेंकते हैं तो उस कैच करने के चक्कर में वो कैबिन से सीधा नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद रेत के अंदर से रूस जैसे चीजें बाहर निकल कर आते हैं। शायद ये सब उस क्रिएचर के टेंटिकल्स हो सकते हैं। वो अब उसके पूरी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और उसका खून को पीने लग जाते हैं और देखते ही देखते उसके साथ भी उसी तरह से होता है जो कि उसके बाकी के साथियों के साथ हुआ था, यानी वो भी अपने जान से हाथ धो बैठता है। और ये वाली इंसिडेंट उसके दोस्तों के लिए बहुत ही बुरा नजारा था। ब्लैक हेयर वाली लड़की अपने कानों पर हाथ को रखकर रोने लग जाती है। तब जोनाह की दोस्त उससे कहने लगती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उससे कहती है कि ये वाली ग्रिल यहाँ पर सीधी करके रखो और खुद एक और ग्रिल को उतार कर वहाँ पर रख देती है और कैबिन से जंप करते हुए गाड़ी में सीधा गिरती है। अब जैसे ही वो गाड़ी के अंदर आती है तो फौरन उस ब्लैक हेयर वाली लड़की को जोर से मारते हुए कहती है कि यहाँ पर आना तुम्हारा ही प्लान था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके और उसके दोस्तों के साथ ऐसा हो जाएगा। खैर, इस पर अब ज्यादा ध्यान न देते हुए दोनों उस लड़की की फिंगर को उस गाड़ी के डिग्गी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती हैं और वो उसमें कामयाब भी रहती हैं और जोनाह की दोस्त उसके कटे हुए हाथ पर टॉवल को बांध देती है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो ड्रम में फंसे होने की वजह से काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा था और क्योंकि उसकी बॉडी उसमें काफी बुरी तरह से स्टक थी तो स्वेल भी होने लगती है और उसमें से खून भी बाहर निकलने लगती है। और जब उसका खून बहते हुए सैंड में जाता है तब सैंड से कुछ टेंटिकल्स निकलकर बाहर आने लगते हैं और उसे पता चल गया था कि यहाँ पर कोई इंसान है, तो यह भी हो सकता है कि वो उस हेल्दी आदमी पर अटैक भी कर दे। अब दूसरी तरफ वो तीनों लड़कियाँ ग्रिल को जोड़ते हुए कार से टेबल तक एक रास्ता बना देती हैं और ब्लैक हेयर वाली लड़की जोनाह तक जाने लगती है। अब वो लड़की जिसकी फिंगर डिग्गी में आ चुकी थी वो जोनाह के दोस्त से कहती है कि अब तुम्हारी बारी है आगे बढ़ने की, क्योंकि मेरे हाथ से खून निकल रहा है और अगर ये सैंड पर गिर गया तो वो क्रिएचर हम पर अटैक कर सकता है। इसीलिए उसकी बात मानकर जोनाह की दोस्त भी उस तक पहुँच जाती है। इसके बाद कटी हुई फिंगर वाले लड़की उस ग्रिल पर चलने लगती है, लेकिन आखिरी में पहुँचकर उसके कटे हुए हाथ से ब्लीडिंग हो
जाती है और ब्लड ड्रॉप नीचे सैंड पर ही जाता है। तब वो क्रिएचर थोड़ा सा बाहर आता है, जिसे देखकर ये लड़की डर जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो भी सैंड में गिर जाती है और सैंड पूरी तरह से रेत के अंदर खींच लेती है। दूसरी तरफ हम उस हेल्दी आदमी को देखते हैं जिसके ड्रम से काफी खून बह रहा होता है। तब वो सारे के सारे टेंटिकल्स उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और ड्रम पर चढ़ने लग जाती है। तभी हम ब्लैक हेयर वाली लड़की को देखते हैं जो अपने पैरों में कपड़े को बांधकर सैंड पर चलने लगती है, तो उसे कुछ भी नहीं हो रहा था, इसीलिए वो काफी खुश होती है। अब वो सुपरवाइजर के गाड़ी के ऊपर आ जाती है। यह देखकर वो हेल्दी आदमी भी काफी खुश होता है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वे सारे के सारे टेंटिकल्स उसके ड्रम को नीचे से खाली कर चुके थे और अब वो टेंटिकल्स बड़े होकर उसके पूरे बॉडी को दबोच लेते हैं और उसे सैंड के अंदर लेकर जाते हैं, जिससे वो भी अपने जान से हाथ धो बैठता है। अब यहाँ पर इतने लोगों को खा खा कर काफी बड़ी हो चुकी थी और वो सीधा सुपरवाइजर के गाड़ी के पास आ जाती है और उस गाड़ी को हिलाने लगती है। लड़की के गिरने से उसके सर में चोट आने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर जोनाह की दोस्त अकेली बच गई थी, क्योंकि बाकी सबकी हालत तो खराब हो चुकी थी, क्योंकि जोनाह का पेट खराब था और ये लड़की भी अब बेहोश हो चुकी है। इसीलिए वो यह सब देखकर वो घबरा जाती है। कुछ समय गुजरने के बाद रात हो जाती है। आधी रात होने पर ब्लैक हेयर वाली लड़की को होश आता है। अब वो जोनाह को और उसके दोस्त दोनों को लेते हुए किसी तरह से यहाँ से निकलने की कोशिश करती है और जब उनके पीछे पीछे जोनाह की दोस्त भी गाड़ी तक पहुँचती है कि तभी अचानक से वो बड़ा हुआ टेंटिकल्स आकर गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। आश्चर्यजनक वाली बात तो यह था कि उस क्रिएचर के टेंटिकल्स ग्लो कर रहे थे, उनमें से ब्लू कलर की लाइट निकल रही थी, लेकिन जोनाह की दोस्त हार नहीं मानती और फौरन गाड़ी के ऊपर आ जाती है कि तभी वो देखती है उसी गाड़ी पर गैस कैन रखा हुआ है। तब वो क्रिएचर कैन को भी पकड़ लेता है और उसे छोड़ ही नहीं रहा था। यहाँ अब टाइम को ना गवाते हुए जोनाह की दोस्त दूसरी गैस कैन को उठाती है और उसमें से गैसोलीन को गाड़ी के चारों तरफ फैलाने लग जाती है, जिससे कुछ गैसोलीन क्रिएचर के ऊपर भी गिर जाती है और उसके बाद वो उसमें आग लगा डालती है, जिससे क्रिएचर के टेंटिकल्स में भी आग लग जाती है और वो दर्द से तड़पने लगता है। जोनाह के दोस्त मौका देखकर गाड़ी के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन अब वो क्रिएचर दरवाजा भी खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जल्द ही आग से जलने की वजह से उसकी ताकत कम होने लग जाती है और जल्द ही रेत के अंदर खुद ही समा जाता है। अब यहाँ पर ऐसी घटना को देखकर ये तीनों एकदम से डर गए हुए थे। काफी ज्यादा थक जाने की वजह से वे तीनों इसी गाड़ी में सो जाते हैं। सुबह होने पर उनके गाड़ी के शीशे पर कोई अनजान शख्स नॉक करता है। देखने में वो पुलिस ऑफिसर लग रहा था और जब जोनाह की दोस्त गाड़ी से निकलकर जमीन के ऊपर पैर रखती है तो उसका पैर सैंड में स्टक नहीं होते और साथ ही साथ ब्लैक हेयर वाली लड़की भी गाड़ी से बाहर आ जाती है और दोनों खुशी से जाने लगती हैं। पता चलता है कि कल रात जलने की वजह से वो क्रिएचर मर गया था। वहीं पर हम देखते हैं कि जख्मों की वजह से जोनाह की मौत हो चुकी है, जो बहुत उदास कर देने वाली मूवमेंट था। लेकिन इस मूवी के लास्ट सीन में हमें बहुत शॉकिंग कर देने वाली बात पता चलती है कि वो क्रिएचर मरा नहीं बल्कि समुद्र में कहीं आजाद घूम रहा है और अब वो सीधा मेन सिटी की तरफ बढ़ रहा है। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।